कि संघ की कार्यपालिका की संरचना में कौन-कौन से पदाधिकारी शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उसकी मंत्रिपरिषद को और महान्यायवादी को। ये सभी जो आपको नजर आ रही हैं वो संघ की कार्यपालिका का भाग है। अगर हम संविधान में स्पेशली बात करें तो संविधान का भाग 5 और संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक इनकी चर्चा करता है। अगर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में तो 52 से लेकर 151 तक की चर्चा की गई है। लेकिन जो हमारा टाइटल है ओनली संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति से लेकर महान्यायवादी को देख रहे हैं, वो ओनली 52 से लेकर 58 तक है। आज जो हमारी चर्चा होगी वह ओनली होगी राष्ट्रपति पर, कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कहाँ मेंशन किया गया है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले और संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी किसी भी कंडीशन में दो राष्ट्रपति नहीं होंगे। और सेकंड, हर हाल में भारत के राष्ट्रपति के पद पर कोई न कोई विराजमान होगा। ये पद कभी भी रिक्त नहीं होगा। रिक्त ना होने का कारण है क्योंकि राष्ट्रपति के का काम है हस्ताक्षर करना, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी दस्तावेज पास नहीं होगा, कोई भी नीति नहीं बनेगी, कोई भी कानून नहीं बनेगा। जो आपको आर्टिकल 53 में समझ में आएगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब कैसे? आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। अगर हम भारत में कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम करना है, तो चाहे वो मंत्री परिषद करे, पीएम करे या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस है, आईपीएस है, कोई भी अधिकारी कोई भी प्रशासनिक कार्य करे, तो साइन लास्ट में द्रौपदी जी मुर्मू के ही होंगे। जब तक द्रौपदी जी मुर्मू के साइन नहीं होंगे वो पॉलिसी लागू ही नहीं हो सकती। तो संघ की समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो आपको लग रहा होगा कि राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम आगे आर्टिकल 74 में समझेंगे कि राष्ट्रपति ओनली कुछ हद तक एक रबड़ की मोहर है। इसे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे हम आर्टिकल 74 में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको समझ में आ गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम समझेंगे 53 के बाद में कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, क्या जनता करती है? इसे समझिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी जनता नहीं करती। जब जनता नहीं करती तो कौन करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक गण करते हैं। हम इसे भी एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 54 जो कहता है कि इसमें जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे। अब सबसे पहले समझिए, मैंने नाम लिया था निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल क्या है? इसमें कौन सदस्य शामिल है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? कौन है वो लोग? सबसे पहली कंडीशन में हम इसे मेंशन करते हैं। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, याद रखना है, लोकसभा के, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य। जैसे हम लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं। पहले दो एंग्लो इंडियंस भी थे, लेकिन वो निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत नहीं थे, तो ये तो कभी भी इसमें शामिल होते भी नहीं थे। तो हमारे यहाँ अगर लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में केवल 543 निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसमें ओनली 233 सदस्य ही भाग लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245। लेकिन इसमें से 12 है जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये निर्वाचित नहीं है। तो याद ये रखना है कि ओनली लोकसभा और राज्यसभा, जिसे हम संयुक्त रूप से पार्लियामेंट, संसद कहते हैं, उसके ओनली निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं राज्य के स्तर पर। हमें पता है कि प्रत्येक राज्य में अपनी एक विधानसभा होती है, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। आपने कभी नाम सुना होगा कि विधान मंडल, जिसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, और विधान परिषद आज के समय में ओनली 6 स्टेट में ही एलिजिबल है, काम कर रही है। तो विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है, ओनली राज्यों की विधानसभा ही इसमें भाग लेती है, जो वर्तमान में कितनी है? 28 है। इसके अलावा हम बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी,
दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। जैसे हम मोटा मोटी बात करें तो कुल निर्वाचित विधायक जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो 4120 से अधिक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि निर्वाचक मंडल क्या है। आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग निर्वाचक मंडल का सीधा सा अर्थ है कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं, जो आपको मैंने मेंशन कर दिया है। दूसरा, निर्वाचक में कौन भाग लेगा ये आ गया समझ में। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी उसको समझते हैं। अगर हम इसकी प्रक्रिया को समझे तो इसमें होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और इसमें मतदान होगा वो गुप्त होगा, यानी इसको पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। सबसे पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत को समझते हैं। तो इसका सिस्टम ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है, जैसे ABCD है, तो कोई भी वोट इसको कर रहा है तो ओनली ए को ही नहीं वोट करेगा, वो ए के साथ बाकियों को भी अपनी प्रेफरेंस वरीयता देगा। और लास्ट में जो भी कोटा है, और कोटा कितना है 50% +1 का अगर अर्जित कर लेता है तो वो व्यक्ति बन जाता है प्रेसिडेंट। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसे हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है उसे हम अलग से समझेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हमने आर्टिकल 55 में मेंशन की है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, कौन वोट डालेगा, वो हमने आर्टिकल 54 में मेंशन किया है। तो 54 कौन भाग लेगा, 55 प्रक्रिया को बताता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 56, जो बताता है इनके कार्यकाल से संबंधित। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि आर्टिकल 56 में बताया गया कि इनका कार्यकाल होगा ओनली 5 वर्ष का, और 5 वर्ष से पहले भी अगर ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि त्याग पत्र किसे देंगे, ओनली उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे। तो उस कंडीशन में 5 वर्ष से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट की महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है उसके अकॉर्डिंग उसे 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो आपको याद क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति का जो पद है, कार्यकाल है, वो कितने साल का है। तो सामान्यतः 5 साल का है, लेकिन इन केस अगर वो पद त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है या अनदर कारण है, उस कंडीशन में वो 5 साल से पहले भी हट सकता है। तो ये प्रक्रिया हमने देख ली। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उस कंडीशन में जो आर्टिकल 61 में प्रक्रिया बताई गई है इम्पीचमेंट की, महाभियोग की, उसके द्वारा भी हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या है ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। ओके, अब हम आर्टिकल 56 देखते हैं। आर्टिकल 56 कहता है कि इनको पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। यानी हम अगर प्रेसिडेंट की बात करें यूएसए की, तो यूएसए में, अमेरिका में हम प्रेसिडेंट की बात करें तो अधिकतम ओनली 2 ही बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में री इलेक्शन होगा और वो पुनः प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है बार बार, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बताता है राष्ट्रपति से संबंधित अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी हो। और तीसरा जो आपको नजर आ रहा है लोकसभा है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और ये योग्यता क्या है जो आपकी आर्टिकल 84 में मेंशन की हुई है। तो वापिस से एक बार देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हमें समझ में भी आता है। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष की हो चुकी हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य प्रेजेंट टाइम में होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और योग्यता कहाँ मेंशन की गई है, आर्टिकल 84 में मेंशन की गई है। अब इसे हम और सुंदर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं शब्दों में। भारत का नागरिक हो,
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य हो और कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद क्या है? जैसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, किसी भी मंत्री को, राज्यपाल को, ये 4 पद लाभ के पद नहीं होंगे। इसके अलावा सभी लाभ के पद में काउंट होंगे। जैसे कोई सरकारी अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, तो वो लाभ के पद में शामिल किए जाएंगे। अगर उनको राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें पहले पद त्याग करना होगा और उसके बाद में उसे राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। तो लाभ का पद जो धारण करता है वो इस पद के लिए नहीं है, उसे पहले रिजाइन देना होगा, उसके बाद में इस प्रक्रिया में आना होगा। अब हम आर्टिकल 59 देखते हैं, 59 यानी 59 देखते हैं। उसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, उनको समझ लेते हैं। अगर हम शर्तों की बात करें तो पहली शर्त तो ये है कि राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ना तो राज्य के में, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है केंद्र के स्तर पर, और ऐसे ही हम देखते हैं कि विधानमंडल में जैसे विधान परिषद है और विधानसभा है, यानी एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो जिस भी दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसकी वो सीट खाली हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम शर्तों की बात करें तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन, जो आपको आलीशान भवन नजर आता है, वो फ्री में दिया जाएगा। कुछ उनको भत्ते दिए जाएगी, कुछ उनको सुविधाएं दी जाएगी, परिलब्धि दी जाएगी, यात्रा भत्ता उनका फ्री होगा, टेलीफोन का बिल उनका फ्री होगा, उनको भोजन के लिए कुक दिया जाएगा, यानी बहुत सारी मल्टीपल फैसिलिटी दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर वो एक बार अपॉइंट हो गए और उस समय उनकी सैलरी अब है वर्तमान में 5 लाख रुपए, तो नियुक्त होने के बाद में उनकी सैलरी को काटा नहीं जाएगा, उनके वेतन को कम नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई है जो आर्टिकल 59 में मेंशन की गई है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति बन गए, अब शपथ किसके सामने लेंगे? सीजीए के सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ ग्रहण करेंगे। आप जब भी देखते होंगे ना, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। अगर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में ज्येष्ठ मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उनको शपथ दिलाता है, लेकिन सीजीए लगभग प्रेजेंट रहते हैं। तो आर्टिकल 60 में मेंशन किया गया शपथ, और शपथ राष्ट्रपति किसके समक्ष लेता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष में। अब हमने आर्टिकल 56 देखा था, जो आपको याद होगा। आर्टिकल 56 में हमने क्या देखा था कि जनरली उनका कार्यकाल है ओनली 5 वर्ष का, लेकिन वो पद को त्याग कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं, मृत्यु हो जाए तो वैसे ही पद खाली हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और थी, वो था संविधान का उल्लंघन। तो अगर हम देखें तो उल्लंघन होने पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है कैसे हटाया जाएगा, उसे आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हमें ग्राउंड पता चल गया, आधार पता चल गया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि वो प्रक्रिया किसी भी सदन में चालू की जा सकती है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन लोकसभा में अगर 543 मेंबर है तो उसका 1/4 सदस्य पहले उसका अनुमोदन करे, वो कहे कि हाँ ये प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, तभी वो बिल संसद में, लोकसभा में आएगा। अगर राज्यसभा में पहले आता है तो 245 का 1/4 सदस्य पहले कहे कि हाँ ये बिल आना चाहिए, तो वो पेश किया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब भी बिल पेश किया जाएगा उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि हम ये बिल आपके खिलाफ लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि देश का रिस्पेक्टेड व्यक्ति है और ऐसे ही मुंह उठा के बिल लेके आ गए तो ये भारत का सर्वोच्च व्यक्ति है, उसके खिलाफ आप कुछ न कुछ संविधान के उल्लंघन से संबंधित आरोप लगा रहे हो। तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो है क्या, क्या मैं दोषी हूँ या नहीं। तो इसलिए इसमें 14 दिन का मोहलत दिया गया है कि उनको बताना होगा 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ ये संविधान के उल्लंघन से संबंधित कुछ लेकर आ रहे हैं। अब सेकंड प्रक्रिया में होगा कि यहाँ पर राज्यसभा में या लोकसभा में जहां पर भी आ गया वहां पर अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो वो जाएगा दूसरे सदन में। जैसे आप यहाँ पे देख लिया होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, पास होने के बाद में सेकेंड हाउस में जाएगा। अब सेकेंड हाउस क्या करेगा? सेकेंड हाउस का काम होता है कि वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करेगा, यानी अब वो लोकसभा ना रहते हुए एक न्यायालय की तरह काम करेगा, जहां पर वो राष्ट्रपति को बुलाएगा कि महोदय आइए अपनी सफाई में कुछ कहिए,
जैसे आप कोर्ट में देखते हो वैसे यहाँ होगा। अब राष्ट्रपति खुद भी आ सकता है, अपनी साइड से किसी लॉयर को भी भेज सकता है, वकील को भी भेज सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेकंड हाउस जो न्यायालय का काम कर रहा है और वो पाता है कि सच में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो उसे दोषी मान लेगा। लेकिन दोषी मानने से कुछ नहीं होगा, वहां पर भी वोटिंग होगी और उस सदन में अगर 2/3 मेजोरिटी से, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देना होगा और प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा और वहां पर तुरंत उपराष्ट्रपति वॉइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के साइन से ही क्या होगा, सारे काम होंगे, सारे कानून बनेंगे। तो किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। जैसे किसी देश ने हमला कर दिया, तो उस कंडीशन में सेना को आदेश कौन देगा कि आप काउंटर अटैक कीजिए, तो वो राष्ट्रपति ही देगा। तो इस कंडीशन में कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाता है। आर्टिकल 61 में देख लिया हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और सारी प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से हमने देख ली। अब हम देखते हैं इनके कार्यकाल से संबंधित एक और बात, पद रिक्ति से संबंधित। पहले हम देखते हैं सामान्य, हम देखते हैं कि 5 साल का है, लेकिन 5 साल जैसे ही किसी राष्ट्रपति के पूरे होंगे, तो उसके पद रिक्त से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा पहले ही। मान लीजिए कि आज, मान लीजिए कि 26 मार्च है, और आज ही मान लीजिए कि इस राष्ट्रपति का, किसी राष्ट्रपति का पद समाप्त हो रहा है, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 26 मार्च से पहले नए राष्ट्रपति का नाम डिक्लेयर हो जाएगा और वो इसके पद के लिए एलिजिबल होगा और 26 मार्च को वो पद शपथ ग्रहण करेगा। इधर से वो पद त्याग करेगा, इधर से शपथ ग्रहण कर लेगा। लेकिन इन केस अगर मृत्यु हो जाए, इन केस अगर महाभियोग से हटा दिया जाए, तो वहां पर यथाशीघ्र, और यथाशीघ्र भी कितना शीघ्र, विद इन 6 मंथ नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा और इन 6 महीनों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर 5 साल में, अगर जो राष्ट्रपति प्रेजेंट है वो रिटायर हो जाएगा, तो इसके अंदर रहते हुए ही, इस टाइम पीरियड के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। ये व्यवस्था तो ठीक लग रही है, लेकिन इन केस मृत्यु हो जाए, महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी यथाशीघ्र यानी 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।